चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमने दो क्वांटम नंबर पढ़े पहले। फर्स्ट था हमारा n, ठीक है। n क्या बता रहा था हमें? n हमें ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस था हमारा, अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है उससे हमें पता चलने वाला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें n से मिली। फिर उसके बाद l आया। l से हमें क्या पता चला? l से हमें पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सब शेल में है। सब शेल 4 बताए थे मैंने, ठीक है, s, p, d और f। तो s में है, p में है, d में है या f में है, ये किससे पता चलता है? l से, ठीक। इसके बाद में अब हमारा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये हमें बताता है कि सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई घर है, उस घर में कितने रूम हैं, ये हमें कौन बताएगा? घर कौन हो गया? सब शेल। जिसके बारे में हमें कौन बता रहा है? जिसके बारे में हमें बता रहा है l, दिगंशी क्वांटम संख्या। इसके बाद में अब घर के अंदर कितने रूम है या सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। फाइन, तो चलो देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा s सब शेल जो है वो उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, ठीक है। p जो हमारा सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, यहां पर हम ये इस तरह से 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसका तो शेप भी स्फेरिकल ही होता है और इसका शेप मैंने बता दिया था कि यहाँ पर किस तरह से होता है? डंबल शेप होता है इसका, ठीक है, सॉरी डंबल शेप है यहाँ पर। फिर d के लिए क्या है? d जो सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 यहाँ पर ऑर्बिटल है। और इसका जो शेप था वो कैसा था? हमारा डबल डंबल शेप था। फाइन। और f जो है, f में 7 ऑर्बिटल है, f सब शेल में 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 7 ऑर्बिटल। और इसका जो शेप था वो अनडिफाइन है, मतलब इसमें काफी सारे लोब्स हैं, ठीक है, इस तरह से काफी सारे लोब्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की जो वैल्यू है उसी से हमको ये पता चलने वाला है। ये मैंने पहले लिख दिया आपको क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में जो है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब कैसी होगी इसकी वैल्यू? देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, जैसे मान लीजिए l की वैल्यू हमारे पास 0 है, उनको हम इस तरह से कॉलम के फॉर्म में लिख लेते हैं, चलो, ठीक है, ये हो गया। तो अगर l की वैल्यू मान लीजिए 0 है मेरे पास, तो m की भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है? s ऑर्बिटल में है और s ऑर्बिटल में तो एक ही सब शेल होता है, ठीक है। तो मतलब यहां 0 का मतलब यहां पर 1 से है, 0 का मतलब 1 है, तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है s सब शेल के अंदर। अगर मैं कहूं कि l बराबर से 1 है, मतलब कि अब m बराबर से क्या हो जाएगा? देखो, m बराबर से हो जाएगा -1 0 एंड +1, ठीक है भाई। 0 मतलब तो हो गया s, या आप यूं कहें कि यहां पर जैसे ये 1 है तो हमें -1 से लेकर +1 तक जाना है। यहां पर अगर 2 आएगा तो -2 से लेकर +2 तक जाना है और उसके बीच में फिर जितने भी नंबर आए सबको लिखना है, जितनी भी संख्या आएगी, ठीक है। तो 0 था तो 0 में तो 0 ही आएगा। इसके बाद में l है, तो l के अंदर देखिए आपकी 1 है, तो मतलब -1 0 और +1, इस तरह से m की वैल्यू लिखते हैं। क्लियर? तो यहां पर मतलब अगर गिने तो 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए। ये देखिए p को रिप्रेजेंट कर रहा है l, तो मतलब कि p को यहां पर l की वैल्यू 1, मतलब p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में कितने p सब शेल में कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3। फाइन। चलिए नेक्स्ट, अगर l की वैल्यू मेरे पास है 2, तो फिर मैं क्या करूंगा? -2, ठीक है, -1 0 +1 +2, कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से m की वैल्यू आ गई। तो l ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है? d में है, ये d बराबर से 2, ठीक है। तो अब फिर m ने क्या बताया कि भाई जिस d में आपका इलेक्ट्रॉन है उस d में 5 ऑर्बिटल है, ये 1 2 3 4 5। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा लास्ट कौन सा है? l = 3।
तो L इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ कहाँ से लेंगे? -3 से। ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये देखो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल हो गए। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बता रही है कि यहाँ पर जो आपका सबशेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जिसको आपको L से पता चला है, उस सबशेल के अंदर इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अगर 0 है मतलब एक ही ऑर्बिटल है, अगर 1 है मतलब वो p है, मतलब 3 है, अगर 2 है मतलब वो d है और वो कितने हैं? 5 है, अगर 3 है मतलब वो f है, और f का मतलब कितने होते हैं? 7 होते हैं। साथ में आप चाहो तो n की वैल्यू भी लिख लो। ठीक है, n बराबर से क्या है? ये देखो 1 2 3 4। क्लियर? और वैसे भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो, ये मैंने बनाया, ये हो गया आपका n इज इक्वल टू, इसके लिए क्या है? 1 है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से पहला ऑर्बिट है, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है। और पहले ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिटल होता है? s। एक ही है बस, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक ही है, यहां पर p d और f की जरूरत ही नहीं है हमको। फिर अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूं, ये मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का मतलब है कि ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, पहली चीज। फिर 2 के लिए L की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, और M की वैल्यू क्या है? -1 0 और +1, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 2s भी होगा और 2p भी होगा। क्लियर? चलो, तो इस तरह से अब आगे चलते हैं हम। इतनी बात क्लियर हो गई। चौथी क्वांटम संख्या जो हमारी वो है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट से हमें पता चल रहा था कि ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड से हमें पता चला कि जो ऑर्बिट है उसके अंदर सबशेल कौन सा है, थर्ड से हमें पता चलता है कि सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, और लास्ट वाली से हमें पता चलेगा कि उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, जो वो अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं, वो उनके रोटेशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो अगली है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या को मैं इस तरह से लिख देता हूं, देखो जरा। चलिए, ये लिखा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। क्लियर? ये लास्ट वन है। तो अब यहां पर देखिए, चक्रण का मतलब ये है कि अब आपने हमें बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से, मान लीजिए इस ऑर्बिट में है, इस सब शेल के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर भी ऑर्बिटल भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? ठीक है, देखो जैसे अर्थ हमारी सन के चारों तरफ भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है, सराउंड में भी रिवॉल्व करती है और एक्सिस पर भी घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। ठीक है, और अपने एक्सिस पर भी घूमता है। तो अब एक्सिस पर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये हमें ये वाली क्वांटम संख्या बताने वाली है। ठीक है, कैसे बताएगी? देखो यहां पर अगर आपने सीधा सा इसका रूल है कि अगर आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसी में जाने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ पेयर बनाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बस। और इसमें आपका कोई भी रूल या कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपका बनाया एक ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके लिए s की वैल्यू, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा? +½ ठीक है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो s इक्वल टू -½ अगर आप इसको क्लॉकवाइज मान रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप कोई सा भी ले सकते हो, बस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, +1 है एक की वैल्यू, तो दूसरे की क्या, सॉरी +½ है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ केवल यही आपकी क्वांटम संख्या इतनी सी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में, सेकेंड ऑर्बिटल के सबशेल जो है उसके बारे में, थर्ड जो है ऑर्बिटल्स के नंबर के बारे में बताती है, और फोर्थ क्वांटम नंबर जो है हमारा वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारा आता है
ये चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनों का विन्यास या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर? जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तो पता कर ली वो कहाँ पर है, अब उस ऑर्बिटल के अंदर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे किसी एटम के पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, कितने पी में जाएंगे, कितने डी में जाएंगे या कितने एफ में जाएंगे, ये सारी चीजें वो बताएगा आपको कौन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम उसको पता करने वाले हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के हैं। पहला तो है कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको बताया था वो होता है 2, 8, 8, 18 वाला। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दूसरे ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस एटम के पास उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अब हम पढ़ने वाले जो है वो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। तो ये चारों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं भाई। जैसे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, अब आपको ये पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सेकंड वाले ऑर्बिट में है। अब सेकंड ऑर्बिट में पी होता है और एस होता है, 2 ऑर्बिटल है। तो अब इनमें से एस में कितने जाने वाले हैं, पी में कितने जाने वाले हैं, और पी में भी अगर जाएंगे तो पी में किस तरह से, क्योंकि पी की कैपेसिटी कितनी है भाई। देखो जैसे ये मैंने पी बनाया, अब ये एक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो एस जो है सब शेल उसके अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बस। ठीक है, और इसीलिए हम फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि वहां पर एस ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल या एस सब शेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। बट पी है, अब पी में कितनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी अगर सब में हम 2-2 है तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट के पास 4 ही बचते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, अब 6 में से 2 तो पहले में चले गए और 2 के बाद बचे 4, तो 4 को अब इस वाले ऑर्बिटल में हमको फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे भाई, तो देखो उसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे, 4 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है तो हम इस तरह से, ये फर्स्ट ये पहला तरीका, और ये देखो ये सेकंड वे हो गया, ये इस तरह से। अब दोनों में से राइट कौन सा है, दोनों में से राइट नीचे वाला है। ठीक है, और ये वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो ये एक रूल है वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हम 3 रूल पढ़ेंगे। ठीक है, और उन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें पूरी फिलिंग करनी है उनके अंदर, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका उनकी जो एनर्जी वगैरह उन सब का जो ऑर्डर है वो भी उस रूल से आपका जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो 3 नियम हम पढ़ने वाले हैं। पहला नियम है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले हमें 3 नियम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ऑफबाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट कौन सा है हमारा, ऑफबाउ प्रिंसिपल। अब यहां पर देखिए ऑफबाउ का जो नियम है वो क्या कहता है। ऑफबाउ हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया, इनका जो प्रिंसिपल है, इनका जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले किस में जाएं। ठीक है भाई, पहले किस इलेक्ट्रॉन को किस में जाना पसंद है। 4 ऑर्बिटल है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ। तो अब मान लीजिए मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मैं इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल होती है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन की, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, और ज़्यादा स्टेबिलिटी वहीं आएगी जहां पर एनर्जी कम होगी। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी।
क्लियर? तो इसीलिए यहां पर अब पता कैसे चला कि किसकी एनर्जी कम है कौन से ऑर्बिटल की और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है? तो देखो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने रूल दिया। क्या रूल दिया? कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर आपको करनी है, ठीक है, तो उसके लिए n प्लस एल की जो वैल्यू है वो जिस ऑर्बिटल के लिए सबसे कम है, ठीक है, जिसके लिए सबसे कम है उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए n प्लस एल दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ रहा है तो फिर उसमें हम n की वैल्यू देखेंगे, ठीक है? तो वो मैं अभी आपको एग्जांपल से बताता हूं क्योंकि ऐसे बोलने से तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो देखो जैसे हम पहले लिखते हैं कि ये हमारा 1s के बाद 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये 3d और फिर 4p, ठीक है? अब देखो ये ऑर्डर है जो हमें अब नोन है, जो हम जानते हैं। अब ये आया कैसे, इसमें हम n प्लस एल कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये तो हो गए आपके ऑर्बिटल सारे, यहां पे लिखता हूं मैं n की वैल्यू, यहां पे लिखता हूं मैं l की वैल्यू, ठीक है, और यहां नीचे लिखता हूं मैं n प्लस एल। क्लियर? ये रहा 1s, ठीक है, तो इसके लिए n कितना है 1, और चूंकि l है तो l और s ऑर्बिटल है तो l कितना आ जाएगा 0, तो n प्लस एल कितना आ गया 1 आ गया, फाइन। चलो दूसरा देखो, दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या है 2 है क्योंकि वो दूसरे ऑर्बिट में है, और s यहां पर फिर से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसलिए इसका भी टोटल कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर? तो n प्लस एल की वैल्यू किसकी कम है 1s की कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद 2s की वैल्यू है इसलिए इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है। अब यहां पर देखो तो n यहां पर कितना है 2 है, और l कितना आता है p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या में हमने पढ़ा है ना, तो p के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो मतलब 2 प्लस 1 तो ये कितना हो गया 3 हो गया। तो पहले 1 2 3 मतलब कि n प्लस l की वैल्यू सबसे कम किसकी है 1s की है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फिल होगा, फिर उसके बाद किधर जाएगा 2s में, फिर उसके बाद किधर जाएगा 2p में जाएगा। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखो तो जरा 3s, तो 3s में n की वैल्यू क्या है 3 और s की वैल्यू क्या है 0, l बराबर से क्या होता है s के लिए 0 होता है, तो टोटल कितना आ गया 3 आ गया। तो अब देखो जरा कि यहां पर तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, n प्लस l इसका भी 3 है और इसका भी टोटल कितना है 3 है, तो फिर क्या करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि अगर n प्लस एल किसी के लिए सेम आता है तो फिर क्या करोगे, फिर n की वैल्यू देखोगे, जिसका n कम है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब देखो तो इसके लिए n कितना है 3 है और इसके लिए n कितना है 2 ही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा इसमें जाएगा, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला देखो 3p, ठीक है, तो 3p में क्या है n 3 है और p क्या है 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा 4, 4s के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 0 ये 4, मतलब फिर से ये दोनों सेम आ गए, दोनों सेम है तो s में देखो 4s में n ज्यादा है और इसका जो n है 3p का वो कम है, इसीलिए पहले इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा। फिर 3d का देखो तो 3d में 3 और d के लिए 2, ये होगा 5, फाइन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग, ये बताया हमको अफबाउ ने। ये एक क्रमिक ऊर्जा का नियम भी है, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, जिसकी ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, क्योंकि कम ऊर्जा वाले के पास स्थायित्व ज्यादा है। भाई जिसके पास कम पैसा होता है वो स्टेबल ही होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है, बट जिसके पास ज्यादा पैसा है जरूरत से ज्यादा, वो हमेशा परेशान रहता है, पैसे के पीछे भागता रहता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो भी स्टेबल नहीं रह सकता, एक जगह नहीं बैठ सकता है वो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना बच्चे कभी भी एक जगह नहीं बैठते क्योंकि बहुत एनर्जी होती है, तो एनर्जी जिसके पास ज्यादा वो एक जगह नहीं रह सकता, और एक जगह नहीं रहेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है और ये जो ऑर्डर है इसको आप याद कर लीजिए। धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 1 से लेके 20 तक या 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप तो सीधा सा हिसाब याद रखो कि जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
और 4, 4 ऑर्बिट है, ठीक है। तो अब हमें ये मान के चलना है कि हर ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। मतलब s यहां पर भी है, यहां पर p भी है, d भी है, f भी है, ठीक है। मान लेते हैं इन सभी में s p d f इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करना है, अब जाओ ऑक्टेट रूल, ठीक है। जो हमारा ऑर्बिट वाला कॉन्फ़िगरेशन था उसके हिसाब से पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन रखना है तो इन बाकी के 3 की जरूरत है क्या, नहीं है, इसीलिए केवल यहाँ s आता है और हम क्या लिखते हैं 1s, फाइन। दूसरे में जाओ तो दूसरे में कितने रखना है, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, p में 6 आ जाएंगे और s में 2, मतलब 8 हो गए, मतलब इन दोनों की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से पहले में s लिख दिया 1s, ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए 1, और s तो है ही, वो तो 1s। फिर देखो तो सेकंड ऑर्बिट में 2 लग रहे हैं हमको, 2s और 2p, तो ये रहा 2s और 2p, ठीक। थर्ड में देखोगे तो आप देखो कि थर्ड में ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर आप ऐसा समझ सकते हो कि थर्ड में हमें 3 की जरूरत है। किसी एक पर्टिकुलर अगर एटम का हम एग्जांपल लेंगे तो थर्ड में 3 की जरूरत है, तो F गया यहां से, तो देखो तो जरा 3s 3p और 3d, यहां पर 3f नहीं होता है, f कहां से शुरू होगा, 4 चौथे ऑर्बिट से, क्योंकि f में 14 इलेक्ट्रॉन रखने हैं हमको, तो 14 इलेक्ट्रॉन रखने वाला ऑर्बिटल हम तभी यूज करेंगे जब उस एटम के पास उतने इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए, ठीक है। जो बड़े बड़े एटम है जिनके पास 50 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है वहां पर फिर हमारा ये f यूज होगा, ठीक है। तो 3 आपके जो ऑर्बिट है वहां तो हमें पहले में सिर्फ s का यूज करना है, तो 1s, दूसरे में हमें 2s और 2p, ये रहा 2s और 2p, तीसरे में हमें 3s 3p और 3d, ये देखो 3s 3p और 3d, और चौथे में तो फिर चारों यूज हो जाएंगे, 4s 4p 4d और 4d और 4f, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये है हमारा कि ये देखो 3s और 3p, अब 3p के बाद 3d आना चाहिए, ठीक है। ये 3d तो यहां पर है, ये 3d यहां पर है, बट इलेक्ट्रॉन पहले इसमें ना जाते हुए कहां जा रहा है, 4s में जा रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि 3d के कंपैरिजन में s की एनर्जी कम है, भले ही वो बाहर के ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है। वो चूंकि बहुत छोटा ऑर्बिटल है इसीलिए उसकी एनर्जी इसके d से क्या है, बहुत कम है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के कहां भाग जाता है, यहां पर, और फिर इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर वापस वो अंदर आ जाता है और इसको फिल करता है, फिर उसके बाद इस p में जाता है। बात समझ में आ रही है। और ये कई सारे इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब अपवाद भी होते हैं, क्योंकि वो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 10-15 एलिमेंट्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप तो ये ऑर्डर को याद कर लीजिए और 10-12 एलिमेंट या 15-20 की आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हमारे सारे ऑर्बिटल जो है वो अरेंज होते हैं, फाइन। चलो, तो ये तो हमारा पहला नियम हो गया जो कि हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो कैसे कहाँ जा रहा है, क्रमिक ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, पहले कम ऊर्जा फिर ज्यादा ऊर्जा। दूसरा जो नियम हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है हुंड का नियम, हुंड्स रूल, ठीक है। हुंड का नियम, अब इसमें क्या होता है भाई, देखो हुंड ने कहा कि भाई जैसे आप मान लीजिए P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P जो हमारा ऑर्बिटल है उसके अंदर या सब शेल है उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब है हमारे पास 4 ही है। जैसे मैं कार्बन का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कार्बन है हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हम क्या रखेंगे, 1s2, 1s में 2 चले जाएंगे, उसके बाद में 2s, इसमें भी 2 हो गए 4। अब 2p में कितने बचे भाई, 2 और 2 4 तो यही हो गए, तो कार्बन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लिख दिया 2p2, जो बचे उसी में जाएंगे, ठीक। तो अब देखो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, देखो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ऑर्बिटल्स को इस तरह से बॉक्स के रूप में शो करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एस का शेप तो भाई स्फेरिकल था, आपने बॉक्स क्यों बना दिया, ऐसा नहीं है। या पी का शेप डंबल था तो आपने बॉक्स क्यों बना दिया, वो है और वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। बट कॉपी में हमको करने के लिए हम उनको इसी तरह से शो करते हैं, ठीक है। तो
बॉक्स में हम शो कर रहे हैं, इनका कोई स्पेसिफिक हमको वो नहीं बनाना है शेप, सभी को बॉक्स में शो करना है। तो देखो 1s, तो ये 1s में ये देखो ये इस तरह से शो कर दिए। अब 2s, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक जो कमरा है हमारा, एक जो ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो रख दिए हमने, ठीक है। अब p में देखो जरा आप, तो p में तो 3 कमरे हैं, 3 ऑर्बिटल है p सब शेल में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 2 ही है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा भाई, एक एक इन दोनों में चला जाएगा, ठीक है, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में चले जाएंगे, इन दोनों में से क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हुंड का नियम हमें काम आएगा। ये 2 तरीके से मैंने इसको लिखा है, एक में हमने पेयर बना दिया है और दूसरे में हमने अलग अलग करके इनको रखा है। तो अब हुंडे ने कहा कि भाई ये वाला जो तरीका है आपका ये गलत है, ठीक, कौन सा तरीका सही है, ये वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि उन्होंने रूल दिया कि इलेक्ट्रॉन पहले सारे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक एक करके, और जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके बाद वो जोड़े बनाना शुरू करेगा, पेयरिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक में इलेक्ट्रॉन गया और दूसरा भी वहीं चला गया, भाई इलेक्ट्रॉन भी सेम चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब दोनों नेगेटिव चार्ज है, और दोनों नेगेटिव है मतलब दोनों तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो वो तो उसको आने ही नहीं देगा ना उसके अंदर। वो कब आने देगा, जब उसके पास कोई जगह नहीं बचेगी तभी वो उसके पास आएगा। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में चला गया पहले, ठीक है, सबको अलग अलग रहना पसंद है भाई, अगर साथ में हमें किसी के साथ रूम शेयर करना पड़े, ठीक है, तो हम तो कोशिश तो यही करेंगे कि हम अकेले हमारे सेपरेट रूम में रहे। तो वैसे ये भी कोशिश पहले क्या कर रहा है कि अकेले सेपरेट चला गया एक एक कमरे में, उसके बाद एक और इनका साथी आ गया, तो फिर उसको फिर यहाँ से पेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना सभी में, उसके बाद फिर पेयर बनाना इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 2 ही है, ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको कैसे शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे, दोनों में एक एक। अगर इसके पास मान लीजिए, इसके अलावा मैं आपको मान लीजिए ऑक्सीजन का एग्जांपल देता हूं, तो ऑक्सीजन में भी देखो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1s में तो मैंने 2 बना दिए, 2s में भी मैंने 2 बना दिए, और 2p में ये देखो ये 3। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा अब कि पहले इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये गया पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब बचा कौन सा, एक, तो फिर वो पेयर बनाएगा, ठीक है। यही हुंड का नियम है और कुछ नहीं है, सिंपल सा नियम है कि आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही पेयरिंग आपने शुरू कर दी, फाइन। तो ये इस तरह से आपके हुंड का नियम है जो बहुत ही सिंपल है और आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा। तो ये दूसरा नियम हमको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, अफबाऊ का नियम, बढ़ती ऊर्जा का नियम है वो, आपको उसमें सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, इस तरह से। दूसरे नियम में हमने क्या बोला कि हुंड ने कहा कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल डालो सभी में, उसके बाद पेयर बनाओ, क्लियर, ये हुंड का नियम है। फिर तीसरा जो नियम है हमारा, मैं यहीं पे बता देता हूं, वो है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूसिव लॉ। पाउली जी ने क्या कहा भाई, पाउली ये कह रहे हैं कि यहां पर किसी भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकती है। सिंपल सा उनका भी रूल है कि पाउली ने कहा कि जैसे मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके अगर हम क्वांटम नंबर निकालें तो देखो क्वांटम नंबर n क्या निकलेगा, पहले ऑर्बिट में है तो n बराबर से 1, l क्या निकलेगा, s में है मतलब l बराबर से 0, अब l 0 है तो m भी क्या हो जाएगा 0। तो ये तीनों वैल्यू तो इन दोनों के लिए सेम ही है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं समान है, परंतु चौथी क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसे घूमेगा, इस तरह से। मतलब कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक के लिए +½ हो जाएगी और दूसरे के लिए हो जाएगी -½ क्लियर। तो पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है, पाउली का लॉ ये कहता है कि किसी भी एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की जो मान है, जो वैल्यू है, वो सेम नहीं हो सकती है।
आप किसी का भी निकाल के देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका निकालते हैं हम, तो P में देखो तो n बराबर से 2 है क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में है। L बराबर से P के लिए क्या होता है 1 होता है, तो m बराबर से क्या हो जाएगा +1, ठीक है, 0 और -1, और s की वैल्यू फिर से अलग हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, पर चौथा क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा। फाइन, ये 3 नियम हमको पढ़ना है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आपको इस तरह से शो करना है कि एक की डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ दिखा रहे हो और एक की नीचे की तरफ U। अगर आप दोनों को ऐसे दिखा देते हो, ये देखो, ये दोनों को इस तरह से दिखा दिया या फिर दोनों को हमने इस तरह से दिखा दिया, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। फाइन, अब हम देखते हैं कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। तो ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, ठीक है, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो होता है, एक चीज और बता देता हूं मैं छोटी सी, एटॉमिक नंबर हम किसको कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है वही उस एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक है। और एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का जो जोड़ होता है, जो उसका टोटल होता है, उसको बोला जाता है एटॉमिक वेट। फाइन। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एटम के अंदर मान लीजिए प्रोटॉन 4 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है ना, उदासीन होता है, तो जितने धनात्मक आपके चार्ज होंगे, जितने धनात्मक आपका आवेश है, उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। इसीलिए दोनों की संख्या हमेशा समान होती है। पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो जाते आते रहते हैं भाई, कभी एनर्जी मिल गई तो बाहर चला गया, कहीं कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड भी हो सकता है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन कहीं भी नहीं जाएगा। अगर प्रोटॉन चला गया तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। क्लियर। चलो, तो आप शुरू करते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा एटम है, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। सीधा 1s में आप क्या कर सकते हो, 1, तो ये मैंने 1s में 1 शो कर दिया। क्लियर। फिर हीलियम दूसरे नंबर पर, हीलियम में देखो तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में दोनों जा सकते हैं, तो इसको भी दूसरे ऑर्बिट की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब हीलियम का जो आपका एटम अगर देखोगे तो ये इस तरह का होगा। हाइड्रोजन का एटम जो है हमारा ये इस तरह का है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हीलियम जो है वो बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि उसके पास एक तो छोटा एटम है, जितना छोटा होगा उतना स्टेबल होगा, और दूसरी चीज उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिट है और बहुत छोटा साइज है, इसलिए हीलियम बहुत ही स्टेबल होता है, और इसीलिए इसको हम नोबल गैसेस में भी काउंट करते हैं। आदर्श गैसों में आती है हीलियम गैस, क्योंकि इसमें एक आदर्श स्थिति है। भाई हमने कहा था ना कि एटम कौन सा स्टेबल माना जाएगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, जिसका आकार छोटा हो, तो ये सारे गुण जो है वो इसके अंदर है, इसलिए इसको आदर्श गैस कहा जाता है, ठीक है। तो वो खैर हम बाद में बात करेंगे। अभी तो यहाँ पर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में दोनों के दोनों चले जाएंगे, इसका भी कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है लिथियम। लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के लिए इसको क्या चाहिए, 1s में तो 2 चले गए और 2s में 1 आ गया, तो 1s2 2s1। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 और 2s2। अब ये ऐसे नहीं, पहले आपको क्या करना है, पहले इसको पूरा भरना है, ठीक है, फिर इसको पूरा भरना है। पहले फिर इसमें होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, फिर इसमें पेयरिंग होगी क्योंकि इसके बाद ही इसका नंबर आता है। अब देखो ये तो 4-5 एटम तो जो शुरू के हैं, इनमें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि बहुत ही कम इनमें नंबर है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब एटम बड़े बड़े होते जाएंगे और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब देखो 5वां बेरियम जो है हमारा, बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और 2p1।
मतलब कि पहले ऑर्बिट में कितने हैं, 2 है, दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं, दूसरे ऑर्बिट में s के अंदर 2 है और p के अंदर 1 है, ये p के है, ये s के अंदर। फाइन, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहां पर भी क्या होगा भाई कि यहां पर 1s 2s 2p 1, अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, अगर खत्म नहीं होते तो एक इसमें फिर एक इसमें, फिर पेयरिंग होना शुरू हो जाती। अब कार्बन का तो मैंने बता ही दिया, एक बार और लिख देता हूं, 1s2 2s2 कितने हो गए, 2 और 2 4, 2p2 ये हो गया, ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p2 ये हो गया। नाइट्रोजन में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p 2 और 2 4 और ये 2p3 3 इसमें आ गए। मतलब अगर हम इसको शो करें तो s में 2 और p में कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। फाइन, ये इस तरह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब यहां पर देखो एक और चीज ध्यान में रखना कि अगर कोई ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, मतलब पूरा भरा हुआ है इस तरह से, या फिर हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, इसको हम बोलेंगे आधा भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम स्टेबल मानते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए आपके हाथ में पानी की बाल्टी है और एक ही बाल्टी आपने पूरी भर के रख ली है एक ही तरफ, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, वो आपको बहुत भारी लगेगी, ठीक है। बट अगर आप उसको उतनी ही बाल्टी एक और पानी की दूसरे हाथ में ले लेते हो, तो भले ही वजन डबल हो गया पर आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। दोनों बाल्टी को आप इजीली उठा सकते हो, भले ही उनमें वजन दुगना हो गया है, क्यों, क्योंकि बैलेंस हो गई है वो। तो वैसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रॉन यहां पर बैलेंस है, इसीलिए ये ऑर्बिट कैसा है, स्टेबल, ठीक है। और फुल फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, दोनों ही कंडीशन में वो स्टेबल माना जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन भी क्या होती है, एक तरह से इनर्ट गैस होती है, वो किसी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करती है। क्यों, क्योंकि वो तो अपने आप में ही क्या है, स्टेबल है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। भाई कोई किसी के साथ रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, कोई कंपाउंड बनाना चाहता है, कोई एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड बनाता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बन जाती है। बट यहाँ पर नाइट्रोजन को उसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो पहले से ही हाफ फिल्ड है उसका लास्ट ऑर्बिटल, इसीलिए वो अच्छे से पहले से ही बैलेंस है और इसलिए वो दूसरों के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। इसीलिए एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर एनवायरमेंट कैसा है, हमारा जो इनर्ट एनवायरमेंट है। साइंटिस्ट नाइट्रोजन का यूज लैब में भी करते हैं इनर्ट एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए, अक्रिय वातावरण को बनाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, उसका लास्ट ऑर्बिट जो है वो हाफ फिल्ड होता है। फाइन, चलो फिर आगे चलो। तो ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p, अब 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर देखो आप गिनती बढ़ती जा रही है, ये s में 2 थे, फिर यहाँ पर ये s कंप्लीट हो गया तो इस s में 1 आ गया, फिर 1 की जगह ये 2 आ गया। अब यहाँ देखो p में 1 था तो p में 2 आ गया, और यहाँ पर 3 था, अब यहाँ पर 4 आ गया। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ के करना, अच्छे से 8-10 एग्जाम्पल करोगे तो उसके बाद में आपको कोई इशू नहीं रहेगा। और अगर रट्टा मारा तो एक लिंक टूटा तो वो सारा आपका पीछे का चला जाएगा, ठीक है। तो 1s 2s2 और 2p 4, इसको बनाओ जरा, ये 1s बन गया, ये 2s बन गया, और 2p में कितने रखना है, 4, तो 1 1 1, पहले तीनों में 1 1 जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पेयरिंग हो गई। फाइन, चलो नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p 5, मतलब कि अब ये तो दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3, ये 4, अब ये 5, ये इस तरह से फ्लोरीन का हो गया। अब धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब फ्लोरीन के बाद देखो तो जरा, फ्लोरीन के बाद अगला नंबर आता है हमारा नियॉन। नियॉन जो भी एक क्या है, आइडियल गैस है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। लिखो जरा फटाफट, 1s2 2s2 2p6। भाई यहाँ पर फ्लोरीन में 5 थे, अब एक और आ गया, तो नियॉन का स्ट्रक्चर है वो, और चूंकि अब ये क्या हो गया, फुल फिल्ड हो गया, इसलिए नियॉन भी कैसा है, एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। यहाँ पर उसके सब के सब ऑर्बिटल जो है वो कैसे हैं, फुल फिल्ड है, भरे हुए हैं। और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल या आधा भरा हुआ ऑर्बिटल स्टेबल होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, सोडियम। सोडियम का 11 में क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। अब देखो जरा, 1 बज गया इसका, 11 हो गए, तो अब वो कहाँ जाएगा, 3s1,
तो ये देखो ये 3s1 में चला गया और ये 2p में आ गया, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, फुलफिल हो गए 2p के अंदर। ये 2s में 2 और 1s में भी 2, ये हो गया। अब कहने का मतलब कि सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो किसी के साथ ऐड होता है तो क्या होगा, वो इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा, जैसे क्लोरीन को डोनेट कर दिया और क्या बना लिया, NaCl। इस तरह से वो कंपाउंड, इसी को हम वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपका एटम है उसके लास्ट ऑर्बिट में जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसी को उसकी संयोजकता या वैलेंसी बोल सकते हैं हम। प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, पर अभी समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इसको लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर उसको जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वहां पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट, सोडियम के बाद क्या आ रहा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, तो ये देखो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। यहाँ पर केवल s में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बाकी का कोई भी चेंज इसमें नहीं आने वाला है, ये पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक, s और इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। फिर एल्यूमिनियम का देखो जरा, अब एल्यूमिनियम में फिर एक और ऑर्बिट बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम का लिखा मैंने 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 13, तो इसका लिखो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, अब बचा एक, 3s2 के बाद कौन सा आता है 3p, तो 3p1, मतलब यहां पर एल्यूमिनियम का भी एक, एल्यूमिनियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है 3s2, सॉरी ये बनाया मैंने 3s2, ये बन गया 2p6, ये इसके अंदर 6 है और बाकी तो सब सेम का सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, तो ये दोनों 3 में है, अब ये दोनों एक ऑर्बिट है 2p वाला, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड ऑर्बिट आ गया। क्लियर, तो इस तरह से हमको आगे बढ़ते चलना है। अब एल्यूमिनियम जो है हमारा यहां पर 3p में 1 है, इसके बाद कौन सा आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को देखो जरा, तो सिलिकॉन के पास जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं सीधा लिख देता हूं नियॉन 10, मतलब नियॉन तक तो सबका एक ही रहने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 तक। हमने को सिर्फ कहां से लेना है, ये देखो 3s2 और 3p2, ये हो जाएगा सिलिकॉन का। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग। फिर इसके बाद आपका क्या आ गया, आपका आ गया फास्फोरस 15, नियॉन तक तो सेम ही रहने वाला है इसका भी, और नियॉन के बाद 3s2 और 3p3, मतलब इसका भी जो लास्ट ऑर्बिट है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है मतलब ये भी क्या है स्टेबल है। क्लियर, इसके बाद आता है 16 नंबर पर कौन सा आता है भाई हमारा, 16 नंबर पर आता है सल्फर, ये लिखा सल्फर 16, तो सल्फर का लिखो तो नियॉन तक हमारा सेम रहेगा, आपका नियॉन तक सेम, उसके बाद में 3s2 और 3p4 हो जाएगा, मतलब 3p के अंदर ये हो गए मेरे 4 इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फाइन, फिर देखो सल्फर आ रहा है क्लोरीन, हेलोजन में पहला, हेलोजन में दूसरा, सॉरी, तो नियॉन का ये हो गया 10 और 3s में हो गए 2 और 3p में कितने हो गए 5, तो 1 2 3 4 5। क्लियर, फिर आगे आ जाओ, क्लोरीन के बाद क्या आने वाला है भाई आर्गन। ठीक है, ये आ गया हमारा आर्गन 18। अब इसमें देखोगे तो क्या होगा, नियॉन तक तो इसका सेम ही रहने वाला है भाई पूरा। यहां पर हमने लिख दिया 3s में 2 और 3p में ये 5 था, 6 हो गया, मतलब कि इसका भी ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, इसमें भी लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, इसीलिए ये भी क्या है एक इनर्ट गैस है, मतलब नियॉन इनर्ट गैस है, पहले तो हीलियम है फिर नियॉन है, उसके बाद में क्या है आर्गन है। अब इसके बाद 19वें नंबर पर क्या आ रहा है हमारा पोटेशियम 19। पोटेशियम 19 का अब हम डायरेक्ट आर्गन से भी लिख सकते हैं, वैसे वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो मैं नियॉन से ही लिखता हूँ। तो नियॉन में 10 तक तो सब क्लियर। फिर देखो जरा 3s2 3p6 और अब 3p के बाद क्या आने वाला है,
3p के बाद क्या आएगा, 3d आना चाहिए, पर 3d नहीं आएगा। 3p के बाद पहले कौन सा आएगा, 4s1। तो ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों, बता ही दिया था मैंने कि जो s है उसका एनर्जी d से कम होता है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, पहले s में जाएगा और फिर d में जाएगा वापस आके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 के लिए लिखो जरा फटाफट कि 10 और 3s2, 3p6 और 4s2, ये बना दिया 3p6 और 4s2। मतलब कैल्शियम जो भी है ये भी स्टेबल है काफी, क्योंकि इसका भी लास्ट ऑर्बिट क्या है, कंप्लीट है। अब स्कैंडियम 21, ठीक है, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम के लिए अब क्या लिखेंगे हम, देखो जरा, नियॉन में हो गए 10 पहले से कंप्लीट, 3s में 2 है, 3p में भी 2 है और 4s में भी 2 है। मतलब यहाँ तक कितने हो गए, 10, 11, 12, 13, 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 और 2 20। अब इसके पास कितने हैं, 21। तो इसलिए इसका अब जो है वो 3p में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3d में जाएगा। मतलब कि यहां से अब आपका d ऑर्बिटल शुरू हो गया है, कौन से नंबर से, 21वें नंबर से। और इसीलिए इनको बोला जाता है d ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है उन्हें d ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और ये 21 नंबर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर d में जगह कितनी है, 5 कमरे है उसके पास और 10 लोगों की जगह है, पर उसके पास अभी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बस। ठीक है, अब s में तो 2 है ही, यहां पर भी सेम है। इसके बाद आता है हमारा टाइटेनियम। देखो टाइटेनियम में क्या है, टाइटेनियम में कुछ नहीं करना हमको, टाइटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है बस। तो मतलब ये जो d था इसमें एक था, इस एक की जगह 2 हो जाएंगे, यहीं का यहीं मैं बना देता हूं। चलो ये टाइटेनियम बन गया स्कैंडियम की जगह, क्लियर। फिर टाइटेनियम के बाद अगला कौन सा आएगा हमारा, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम। ये देखो वेनेडियम में 23 है, वेनेडियम में 23, तो यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये हो गया 23, ये 3 हो गया, क्लियर। अब क्रोमियम का देखते हैं, चलो क्रोमियम में देखो जरा, क्रोमियम होता है हमारे पास 24 का अगर हम देखें तो नियॉन का मैं लिख देता हूं एज इट इज 10, उसके बाद में मेरे पास है 3s2, 3p6, ये हो गया 18 के बाद मेरे पास है 4s और 3d, ये रहा 4s और ये रहा मेरे पास 3d, 1 2 3 4। अब देखो जरा यहां तक कितने हो गए भाई, 6 और 2 8, 8 और 10 18। अब क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24, अब बचे कितने, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन को ये किस तरह से फिल करता है, देखो अगर हमने लिख दिया 4s में 2 और बाकी के बचे 4, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो क्या ये सही होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो हम यही करते आ रहे हैं कि पहले s की एनर्जी कम है इसलिए d को छोड़कर वो s में जाता है इलेक्ट्रॉन। सब जगह तो यही हो रहा है कि d को छोड़कर पहले s में आया फिर बाद में d में गया, यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रोमियम जो है वो एक अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। कुछ बिगड़े बच्चे होते हैं, तो वैसे ही ये भी एक बिगड़ा बच्चा है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, मेरा जो 3d ऑर्बिटल है पहले इसको आप पूरा करो, उसके बाद में फिर मैं जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इसको दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा है वो, ऐसा इसलिए कर रहा है कि मैंने आपको बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो जब इसका d जो है वो हाफ फील्ड है, क्योंकि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम यहां डाल देते हैं तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर कहां चला जाता है, d में। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहां रखते हैं तो ये जो क्रोमियम है ये स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका d ऑर्बिटल जो कि बहुत बड़ा है वो स्टेबल अगर नहीं होगा तो ये ऑर्बिटल स्टेबल, पूरा एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा। इसलिए ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है और बोलता है कि मुझे तो पहले इसको फिल करना है उसके बाद इसको देखा जाएगा। तो ये एक अपवाद है जो कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये अपने 3d को हाफ फिल्ड कर लेता है पहले, ठीक। उसके बाद में फिर सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्रोमियम के बाद कौन सा आता है, मैग्नीज, मैग्नीज का 25 हो जाएगा, तो 25 में आप क्या कर सकते हो, 25 में आप अब एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा वापस, ये हो गया आपका कौन से 25 हो गया, 25 के बाद 26 होगा, तो यहां पर एक एक करके बढ़ाते जाओगे,
ठीक है। इस तरह से क्रोमियम तक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि क्रोमियम एक अपवाद है, आगे और भी अपवाद आएंगे, बट वो और डिस्टेंस के बाद आने वाला है, वो बड़ा एटम है, तो वहां तक वो आपके सिलेबस में भी नहीं है शायद। तो इसीलिए क्रोमियम को मैंने बताया ताकि आपको पता चले कि अपवाद भी होता है और इस तरह से भी ये फीलिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने आपको दिए हैं, और इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके करोगे तो इनको रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई क्रोमियम के 3D में डी के इस वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स लिखिए। तो देखो अब 3 है तो n बराबर से क्या हो गया, 3 हो गया, और d है तो l बराबर से क्या हो गया, d के लिए क्या होता है l, d के लिए 2 होता है, ठीक। अब m आएगा तो m क्या आ जाएगा, 2 है तो -+2 सॉरी -2 -1 0 +1 और +2 ये हो गया, और s तो फिर होता ही है +½ और -½ ये क्वांटम नंबर होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर समझ के करोगे एक एक चीज को अच्छे से, भले ही शुरू में थोड़ा टाइम लग जाए, आपके बाद के सारे काम आसान हो जाएंगे। और अगर आपने रटने की कोशिश करी इसको कॉन्फ़िगरेशन को, तो जो रटा है वो भी किसी काम का नहीं है, और उसके बेसिस पर आप आगे का भी कोई भी एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं बना पाएंगे, क्लियर। चलिए अब इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज और रह गई है, वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है ये, इसमें आप एक धातु की अगर आप प्लेट लेते हो, कोई भी धातु लेते हो, उसके ऊपर अगर आप लाइट को छोड़ते हो या लाइट को फॉल करते हो, वो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो वो जो धातु है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगती है। क्या करने लगती है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाला, हर किसी लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है, निश्चित आवृत्ति वाला अगर आप उस पर लाइट डालते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, रिलीज होने लगेंगे। इसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर कोई आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। सोलर पैनल वगैरह में यही सिस्टम होता है, जैसे ही उस पर लाइट पड़ता है तो वो बिजली बनाने लगते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन पर जैसे मेटल पर जैसे ही सनलाइट या एक फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, और आवृत्ति को अगर सही तरीकों से देखोगे तो आवृत्ति का मतलब है रंग, क्योंकि अलग अलग रंगों की अलग अलग आवृत्ति है, लाल रंग की अलग है, पीले रंग की अलग है, ठीक है। तो आवृत्ति का मतलब रंग। फिर दूसरी चीज इसमें आती इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता। तीव्रता को आप बोल सकते हो ब्राइटनेस से, ठीक है। जैसे हम मोबाइल वगैरह में हमारी ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी है कि अगर मैंने इसकी आवृत्ति बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर उन्होंने प्लेट लगाई और यहां पर एक अमीटर था, बैटरी वगैरह, ठीक है। अब यहां से वो उस पर लाइट फॉल कर रहे हैं, और जैसे ही लाइट इस पर आता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होने लगते हैं, ठीक है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जैसे अगर 1 मिनट में ये मेटल 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो आवृत्ति बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल उनकी गति बढ़ेगी, ठीक है। बट अगर तीव्रता बढ़ाते हो आप, ठीक है, उसको ब्राइट कर रहे हो और ज्यादा, जैसे दोपहर के समय सन बहुत ब्राइट होता है, इसीलिए सोलर पैनल बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, तो वैसे ही अगर ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा और फिर करंट भी आपका बढ़ेगा। तो मेटल पर लाइट, एक फ्रीक्वेंसी का लाइट आने पर जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जिससे हम करंट बना सकते हैं, उसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने बाद में इसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो लाइट है वो फोटॉन से मिलकर बना होता है, और ये लाइट के एक जो आपका भाई कई साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो ये पार्टिकल वाला जो क्वालिटी है लाइट की, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको भी प्रूव करता है
कि भाई फोटोन जो है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला, और लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर ही बना है, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है। इसीलिए आप ब्राइटनेस जब बढ़ाते हो, जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। ठीक, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फाइन।